वेलकम फ्रेंड्स। नमस्कार मित्रों। जर्नी में हम आगे बढ़ते हुए आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट। 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट का अपना एक महत्व है, अपनी एक पॉपुलरिटी है। 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट वाइडली यूज्ड टूल है ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए। हाल ही में इसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूसरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका वाइडली यूज़ होने लगा है। दोस्तों, मैंने CAPA के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा। उसको ध्यान से सुनिए, वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमने सभी स्टेप्स को बहुत क्लियरली डिफाइन किया है, वहाँ पे समझाने की कोशिश की है सरल भाषा में, सो जो आपको समझ में आ सकता है। हम आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी। अगर हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत फोर्ड कंपनी द्वारा 1980s में हुई थी। ये जो प्रैक्टिस है ये टीम बेस्ड प्रैक्टिस है, इसीलिए फोर्ड कंपनी ने जब उसकी शुरुआत की थी तब इसका नाम दिया था TOPS, टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाद में जब उसको ग्लोबली यूज करने के लिए पब्लिश किया गया तब उसको G80 के रूप में उसको पब्लिश किया गया। इसके अंदर में अगर हम दोस्तों देखते हैं तो 8 एक डिसिप्लिन है। अगर हम देखते हैं तो एक कल्चर है, 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट एक कल्चर है। अगर आपने उसको ठीक तरीके से डिज़ाइन किया हर एक स्टेप्स को, तो आप उसके रिजल्ट्स को डेफिनेटली बेनिफिट्स आप उसको देख सकते हैं। उसको रिजल्ट को और में भी आप प्रेडिक्टेबल्स हम कर सकते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से स्टेप्स, 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप्स जो है वो है डिफाइन टीम। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 80 करेक्टिव एक्शंस रिपोर्ट के अंदर में टीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रॉस फंक्शनल टीम का इन्वॉल्वमेंट, जिस एरिया में प्रॉब्लम है, जिस प्रोसेस में प्रॉब्लम है, उसके साथ जुड़े हुए सभी टीम का इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी है। जैसे कि इंजीनियरिंग टीम है, क्वालिटी टीम है, प्रोडक्शन टीम है, ऐसे क्रॉस फंक्शनल टीम का हम एक टीम फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी एक टीम, जैसे QA है, QA एक लीड ले सकता है 80 रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए फैसिलिटेट कर सकता है। टीम एक बार डिफाइन हो गया, उसके बाद हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। हमने CAPA की वीडियोस में देखा है कि प्रॉब्लम को हमें सब्जेक्टिव नहीं रखना है। प्रॉब्लम को हमें क्वांटिफाई करना है, कितना परसेंटेज रिजेक्शन है, कौन से एरिया में हमें रिजेक्शन आ रहा है, कौन से प्रोडक्ट में हमें रिजेक्शन आ रहा है। उसको जितना हम बेहतरीन तरीके से, जितना हम अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, तो हमारा रूट कॉज एनालिसिस, इंटरिम कंटेनमेंट एक्शंस, करेक्टिव एक्शंस को हम और बेटर वे में उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो D2 हो गया प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शंस जो टीम को समझने के लिए इजी हो, प्रॉब्लम को समझने के लिए इजी हो। तीसरा जो दोस्तों स्टेप है वो है कंटेनमेंट एक्शन, इंटरिम कंटेनमेंट एक्शंस, जो हमने डिस्कस किया था कि टेम्पररी एक्शंस है। जो भी प्रॉब्लम्स अकर हुआ है उसको या तो आप 100% इंस्पेक्शंस करके क्वारंटाइन करना है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को फिक्स करना है, ट्रबल शूट करना है, रिवर्क करना है, रीटेस्ट करना है। इंटरिम कंटेनमेंट एक्शंस के अंदर में हम नेक्स्ट स्टेज या तो कस्टमर सफर ना हो उसके लिए क्विक एक्शंस हम लेते हैं। तो D3 जो है वो है कंटेनमेंट एक्शंस। D4 जो है डिफाइंड रूट कॉज एनालिसिस। हमने दोस्तों देखा था कि रूट कॉज एनालिसिस के लिए फिशबोन डायग्राम है, YY एनालिसिस है, उसके बाद जो एलिमिनेशंस प्रोसेस को हमने डिटेल में समझने की कोशिश की है। तो ये डिसिप्लिन्स जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, रूट कॉज डिफाइन करना। अगर आपका रूट कॉज करेक्टली डिफाइन हुआ, आपने करेक्टली रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया, तो आपकी करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शंस को आप बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बार आपका रूट कॉज, एक यूनिक रूट कॉज आपको मिल गया, तो फिर आपको करेक्टिव एक्शंस को डिफाइन करना है। आपकी करेक्टिव एक्शंस क्या होनी चाहिए वो आपके रूट कॉज के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको करेक्टिव एक्शंस डिफाइन करनी है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स वापस रिपीट ना हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर का रेंज को करेक्ट करना है,
ऐसी करेक्टिव एक्शंस जो है वो प्रॉब्लम्स को रिपीट होने से रोकता है। सो D5 जो है आपकी करेक्टिव एक्शंस को डिफाइन करना है। उसके बाद उसमें आपको एक कमिटमेंट देना है, डेट की कमिटमेंट देनी है कि हमें कब ये करेक्टिव एक्शंस हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एक बार आपका करेक्टिव एक्शंस डिफाइन हो गया, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रोसेस करनी है। जो डेट आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, अगर आपको कुछ नए इक्विपमेंट्स चाहिए, नए रिसोर्सेज चाहिए, वो सभी कुछ चीज़ आपको करेक्टिव एक्शंस के अंदर लिस्ट करके उसकी एक आपको डेट देनी है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं करेक्टिव एक्शंस, सो करेक्टिव एक्शंस को इम्प्लीमेंट जो आपने डेट के हिसाब से दिया है, जो आपने एक्शंस डिसाइड किए हैं, जो टास्क डिसाइड किया है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, वो है D6। D7 के अंदर में हमें डिफाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शंस। हमारा करेक्टिव एक्शंस रिकरेंस हमने अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमने जो एक्शंस लिए करेक्टिव एक्शंस। उसके बाद सिस्टम बेस्ड एक्शंस है, जैसे मेनली अगर हम देखते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस, DFME है, कंट्रोल प्लान है, उसमें हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसमें हम चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं, हमारे WI है, हमारे SOPs है, उसको हम चेंज करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस। तो दोस्तों डिफाइन करना है D7 के अंदर में प्रिवेंटिव एक्शंस को डिफाइन करना है। आपके जो सिस्टम बेस्ड एक्शंस आपको यहाँ पे लेने हैं D7 स्टेप्स के अंदर में। और आगे बढ़ते हुए D8 जो है दोस्तों, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स है। हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में D8 जो होती है ये लॉस्ट हो गई है। उसकी इफेक्टिवनेस, उसको ट्रैकिंग करना, जो भी हमने टास्क डिफाइन किए हैं उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, उसका एक रेगुलर इंटरवल में दोस्तों एक रिव्यू होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपको रिजल्ट, अगर उसकी कंप्लीट बेनिफिट्स देखनी है 8D रिपोर्ट्स की, तो आपको D8 जो है उतना ही डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। इफेक्टिवनेस के अंदर में आपको जो भी इम्प्लीमेंटेशंस, टास्क की इम्प्लीमेंटेशंस की डेट दी है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की, उसको आपको ट्रैक करना है और उसकी इफेक्टिवनेस थ्रू डाटा देखना है। आपको डाटा को कलेक्ट करना है, वीक के डाटा, मंथ के डाटा, कि आपने करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शन इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जो परसेंटेज आपने जो क्वांटिफाई किया था प्रॉब्लम्स को, उसमें सुधार आ रहा है कि नहीं। निरंतर सुधार आना उतना ही जरूरी है। तो ये डाटा का द्वारा आपको एक बार इफेक्टिवनेस आपने एक बार वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपको टीम को रिकग्निशंस करना है। टीम